हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग द्वितीयक गतिविधियों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल के अध्याय में प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ा था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं आपकी, वो प्रकृति या फिर जो आपके जमीन से जुड़े संसाधन हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो द्वितीयक गतिविधियों में हम लोग क्या करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको प्रसंस्कृत और संसाधित करते हैं, जिससे कि उनका मूल्यवर्धन हो जाता है। तो द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीयक गतिविधियां जो हैं प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर ये उसको मूल्यवान बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टमाटर की बात करें तो टमाटर एक नॉर्मल सब्जी है, लेकिन अब टमाटर से हम लोग केचप बना लेते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे ही आम की बात करें तो आम एक मामूली फल है, लेकिन जब हम आम का जूस निकालकर उसको पैकेट में बंद करके बेचते हैं, बोतल में बंद करके बेचते हैं, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। कॉटन की बात करें यानी रुई की बात करें तो रुई का मार्केट में कोई विशेष मूल्य नहीं होता है, लेकिन जब रुई से तंतु बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, उस धागे से कपड़े का निर्माण होता है तो उस कपड़े का मूल्य ज़्यादा होता है। ऐसे ही आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क का भी मार्केट में कोई विशेष मूल्य नहीं होगा, लेकिन जब लौह अयस्क को प्रसंस्कृत और संसाधित करके उससे लोहा तैयार किया जाता है और लोहे से स्टील बनाया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। देखिए, द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण आ जाता है, प्रसंस्करण आ जाता है और निर्माण उद्योग से संबंधित ये क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे बात करते हैं विनिर्माण की। विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है। विनिर्माण में एक सुई से लेकर एक जहाज तक का निर्माण ये सब शामिल है। तो इसमें हस्तशिल्प से लेकर लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक सुई से लेकर जहाज तक जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो सब विनिर्माण के अंतर्गत आ जाता है। विनिर्माण जो है ये आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा या फिर पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। देखिए, विनिर्माण करने का एक तो तरीका यह है कि जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी है, वर्तमान में साधन है, मशीनरी है, एक तो वो तरीका है, या फिर पुराने साधन। पुराने साधनों में आपके जो हस्तशिल्प के साधन है, परंपरागत साधन है, वो सब इसमें आ जाते हैं। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण में औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को काम में लाया जाता है। तृतीय विश्व का मतलब क्या है कि जो देश 80 या 90 के दशक में आज़ाद हुए हैं या फिर जिनकी आर्थिक प्रगति अभी भी धीमी है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी या फिर जो आधुनिक शक्ति के साधन है या मशीनरी है हाईटेक, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहाँ पर अभी भी कम जटिल तंत्र का ही इस्तेमाल हो रहा है, यानी वहाँ पर अभी भी वो परंपरागत पद्धतियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर उद्योगों का निर्माण और विनिर्माण उद्योग में अंतर बताया गया है कि विनिर्माण में और कहते नहीं विनिर्माण उद्योग, इनमें अंतर क्या है। देखिए, विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब होता है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों के द्वारा बनाया गया सामान ये भी शामिल किया जाता है। वहीं बात करें उद्योग, तो देखिए उद्योग एक व्यापक इकाई है। उद्योग मतलब एक वाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक है, और इसे जो है विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। जैसे कि इस्पात उद्योग है, रसायन उद्योग है। यानी जब हम उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में एक लंबी प्रोसेस, एक बड़ी प्रक्रिया आ जाती है। जबकि विनिर्माण में क्या है, विनिर्माण का मतलब क्या होता है, कोई छोटी भी सूक्ष्म चीज बना रहे हैं वो भी विनिर्माण में आ जाएगी। लेकिन जब उद्योग का नाम लेते हैं तो उद्योग में जो मल्टीपल जो विनिर्माण की जो गतिविधियां होती हैं वो एक साथ कंबाइन कर दी जाती हैं, तो ऐसे करके उद्योग बन जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्योग केवल विनिर्माण उद्योग ही नहीं होते हैं, इसमें कई गौण क्रियाएं भी हैं जो कारखानों में उत्पन्न नहीं होती हैं। जैसे कि पर्यटन उद्योग है, मनोरंजन उद्योग है, तो ये कोई कारखानों में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उद्योग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गतिविधियां हो रही हैं वो बड़े पैमाने पर हो रही हैं, इसलिए इसको उद्योग का नाम दे दिया गया। पर्यटन उद्योग या फिर मनोरंजन उद्योग का नाम इसको दे दिया गया है। आधुनिक बड़े पैमाने पर जो होने वाला विनिर्माण है उसकी विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कौशल का विशिष्टीकरण या फिर उत्पादन की विधियां। जैसे पुराने समय में बात करें तो पुराने समय में जो शिल्प तरीका था, शिल्प तरीका का मतलब क्या है, जो हस्तशिल्प का मतलब है हाथ से सामान को गढ़ना। तो शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता था, इसकी वजह से इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती थी। यानी जब आप हाथ से कोई सामान तैयार करेंगे उसमें समय अधिक लगेगा और आपकी जो लागत होगी वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब उत्पादन को हम बल्क में करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे, मशीनों से करवाएंगे, तो मशीनों से करवाने में ये होता है कि वहाँ पर जो उत्पादन की लागत होती है वो घट जाती है। जब अधिक उत्पादन में प्रत्येक कार्य
निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है तो क्या होता है, उत्पादन की जो लागत होती है ये कम हो जाती है। देखिए, कौशल विशिष्टीकरण का मतलब ये है कि हर आदमी अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है। जैसे अगर हम हस्तशिल्प के स्तर पर बात करें तो हस्तशिल्प के स्तर पर एक ही व्यक्ति सारे काम निपटाता है। जैसे हम कॉटन की बात करें तो एक ही व्यक्ति जैसे हस्तशिल्प वाला काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो रुई की धुनाई भी करेगा, धुनाई करके उससे सूत भी कताई करेगा, उससे कपड़ा भी बनेगा। एक ही व्यक्ति यहाँ सारा काम कर रहा है। जब आपकी औद्योगिक स्तर पर बात करें, बड़े स्तर पर बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रुई काटने वाला कोई अलग है ना, उस धागे से कपड़ा बनाने वाला अलग है, रंग साज अलग है, कपड़े को रंगने वाला अलग है, कपड़े पर प्रिंटिंग करने वाला अलग है। जबकि हस्तशिल्प के स्तर पर सभी काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो कौशल है, कौशल का विशिष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर कौशल का विशिष्टीकरण होने से काम भी जल्दी हो रहा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और कॉस्ट भी घट जा रही है। यंत्रीकरण, यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में जो स्वचालित यंत्रीकरण है ये विकसित अवस्था है। स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था, विकसित का मतलब ऑटोमेशन जिसको हम बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो गाड़ियां बन रही हैं, मोबाइल फोन बन रहे हैं, वो कोई मनुष्य नहीं बना रहा है, रोबोट्स बना रहे हैं। रोबोट के जरिए काम जल्दी हो रहा है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी नवाचार आ जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है वो इसमें आ जाते हैं। तो हमें प्रौद्योगिकी नवाचार में क्या क्या देखना है, विनिर्माण की गुणवत्ता में नियंत्रण रखना है, अपशिष्टों का निस्तारण करना है और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना है। प्रौद्योगिकी नवाचार में यही सब आ जाते हैं कि सबसे पहले जो हम चीज़ बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी गार्बेज तैयार हो, उत्पादन के दौरान जो भी गार्बेज तैयार हो, उसका हम सही तरीके से निस्तारण कर पाएँ। इसके अलावा जो प्रदूषण वगैरह है, यानी कि जो अगर आपका जो उपक्रम है वो प्रदूषण फैलाने वाला है तो उस पर भी नियंत्रण रख पाएँ, उसके विरुद्ध हम संघर्ष कर पाएँ। संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी बड़े उद्योग में जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र इस्तेमाल में लाया जाता है, अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हस्तशिल्प की तरह एक ही व्यक्ति सारे काम निपटा रहा हो, हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है और हर व्यक्ति जो है अपने काम में दक्ष या फिर माहिर होता है। इनमें जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, अधिक पूंजी लगती है, बड़े संगठन होते हैं और यहाँ पर प्रशासकीय अधिकारी वर्ग होता है जो कि लगातार इंस्ट्रक्ट करता है, लगातार गाइड करता है और लगातार जो भी विनिर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता की भी जांच करता है। पांचवा है यहाँ पर अनियमित भौगोलिक वितरण। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विनिर्माण उद्योग दुनिया के सभी भागों में नहीं फैला हुआ है, बल्कि जो भी देश हैं उनके कुछ भागों में ही ये संकेंद्रित है। तो आधुनिक निर्माण के जो मुख्य संकेंद्रण हैं ये विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर हैं और यह देश आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। यानी जिन देशों में यहाँ पर जो विनिर्माण गतिविधियाँ चल रही हैं वो देश जो है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। यह कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। यानी जो विनिर्माण गतिविधियाँ हैं उनका क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्र में ही ये संकेंद्रित है और इनका जो इकोनॉमिक आधार है वो आपके एग्रीकल्चर की तुलना में बहुत बड़ा है। अब है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है बाजार तक अभिगम्यता। देखिए, बाजार तक अभिगम्यता का आशय है कि जो उत्पाद हम बनाकर तैयार कर रहे हैं उसके लिए एक बाजार होना चाहिए और बाजार के साथ साथ उसमें बाजार में लोग भी होने चाहिए जिनके पास क्रय क्षमता हो, यानी खरीदने की क्षमता हो। अब मान लेते हैं बाजार है, लोग भी हैं और लोगों के पास क्रय क्षमता नहीं है तो भी हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। अब मान लेते हैं कि बीच में बाजार नहीं है, लोग हैं, लोगों के पास क्रय क्षमता है, तो लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? तो जरूरी है कि बाजार भी हो, लोग भी हों, लोगों के पास क्रय क्षमता भी हो, तभी हम अपना प्रोडक्ट या अपना उत्पाद बेच पाएंगे। तो बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों में जो खरीदने की क्षमता है, यानी कि क्रय शक्ति है, उससे इसका तात्पर्य है। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो आर्थिक रूप से संपन्न होने की वजह से वहां के लोगों की जो क्रय क्षमता है वो भी अधिक है। तो ये यूरोप, उत्तर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्र हैं ये बृहद वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की जो क्रय क्षमता है वो अधिक है। वहीं दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो कि घने बसे हुए हैं, तो घने बसे होने की वजह से वहां पर एक बड़ा बाजार है। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो घने बसे प्रदेश हैं ये भी एक बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का जो है बाजार काफी ज्यादा व्यापक होता है, जैसे कि वायुयान निर्माण है, शस्त्र निर्माण उद्योग है। वायुयान निर्माण उद्योग की बात करें, शस्त्र निर्माण उद्योग की बात करें, आप लोग देखेंगे इन दोनों उद्योगों में कुछ चीजें कॉमन हैं। यानी इन दोनों को बनाने के लिए हमारे पास उच्च तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, उच्च कौशल होना चाहिए और एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, एक बड़ी पूंजी भी होनी चाहिए। तो दुनिया में हर देश के पास तो उच्च तकनीकी ज्ञान नहीं है, उच्च कौशल नहीं है और ना ही भारी भरकम पूंजी है। तो दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास ये चीजें अवेलेबल हैं और वो इन चीजों को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। जैसे वायुयान की बात करें तो आप लोग देखेंगे जो कॉमर्शियल एयरलाइन है, कॉमर्शियल एयरलाइन में केवल 2 ही कंपनियां वर्तमान में आप देखेंगे, उनके आप नाम सुनते भी होंगे, एक तो एयरबस है और दूसरा है बोइंग। यही 2 कंपनियां पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। यही 2 कंपनियां जो है दुनिया भर में वायुयान प्रोवाइड करवा रही हैं।
तो आप लोग देखेंगे दुनिया का हर देश ये चाह रहा है कि वो भी एक विश्व के साथ जुड़ सके, विश्व के साथ उसकी कनेक्टिविटी हो, वो भी वायु सेवा का आनंद ले सके। तो देशों को यहाँ पर खुद चलकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर कंपनियां चलकर नहीं जा रही हैं कि हमारा वायुयान ले लो, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट खरीद लो, क्योंकि देशों की यहाँ जरूरत है। तो देश अपने आप चल के जा रहे हैं कंपनी के पास कि हमें जरूरत है तो आप हमें ये वायुयान हमें प्रोवाइड करें। ऐसे ही शस्त्र निर्माण की बात होती है, तो शस्त्र निर्माण में भी आप देखेंगे दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनके पास ये क्षमता है, जैसे कि यूएसए है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इजराइल है, भारत है, इधर चाइना है। यही कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास शस्त्र निर्माण करने की क्षमता है, बेहतर से बेहतर हथियार बनाने की क्षमता है। बाद बाकी जो देश हैं इन पर ही डिपेंड है, क्योंकि उन देशों के पास इतना ज़्यादा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं कर पा रहे, उतना तकनीकी ज्ञान नहीं है। तो उनकी मजबूरी है, सुरक्षा के लिहाज से उन्हें हथियार खरीदने ही पड़ेंगे, शस्त्र खरीदने ही पड़ेंगे, तो उन्हें इन देशों के पास जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई संकुचित बाजार नहीं है, बल्कि एक व्यापक बाजार है। दूसरा है यहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। देखिए, उद्योग के लिए जो कच्चा माल है यह अपेक्षाकृत सस्ता होना चाहिए और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो अयस्क से संबंधित उद्योग होते हैं, जैसे लौह उद्योग है, एल्यूमिनियम संयंत्र है, ये जहां पर इनका अयस्क निकाला जाता है उसके समीप ही स्थापित किए जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि यहाँ पर परिवहन की जो लागत होती है कम हो जाती है, क्योंकि पास में ही फैक्ट्री लगी हुई है, पास में अयस्क निकाला जा रहा है, तो अयस्क निकाल के सीधा फैक्ट्री में पहुंचा दे रहे हैं, तो परिवहन की लागत कम हो गई, यानी यहाँ पर कच्चा माल हमें सस्ते दाम पर मिल पा रहा है। अब मान लेते हैं कि हमने ये उद्योग जो है, ये उपक्रम जो है राजस्थान या हरियाणा में स्थापित करवा दिया। अब राजस्थान या हरियाणा में कोई लौह अयस्क तो नहीं निकलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें रेलवे के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से अयस्क जो है, अयस्क को मध्य भारत से मंगाना होगा या अन्य जगहों से आयात करना होगा। तो उसमें हमारी जो परिवहन की लागत है वो बढ़ जाएगी। परिवहन की लागत जब बढ़ेगी तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से जो आपकी परिचालन लागत है वो बढ़ जाएगी, और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको तैयार होगा उसकी भी कीमत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि भारी वजन, सस्ते मूल्य और वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग जो हैं ये कच्चे माल के स्रोत के स्थल के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि इस्पात कारखाना है, चीनी है, सीमेंट उद्योग है। देखिए, चीनी वाले उद्योग में आप देखेंगे कि गन्ने का क्या होता है, भार ह्रास होता है। गन्ना अगर लंबे समय तक रखा रहे तो उसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। इसी वजह से चीनी मिल वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, उसके अगल बगल में चीनी मिल स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा पदार्थ की जो शीघ्र नष्टशीलता है, इसकी वजह से भी कृषि प्रसंस्करण और डेयरी उत्पाद जो हैं ये क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों या फिर दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो डेयरी उत्पाद होते हैं वो लंबे समय तक नहीं रखे जा सकते हैं, वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो उनका प्रसंस्करण करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें संसाधित करने के लिए उनके अगल बगल में ही हर जिले में ही आप देखते होंगे डेयरी खुली हुई हैं, ताकि जो दूध वगैरह है वो हर जिले पर जाकर स्टोर हो और वहां से पैकेजिंग होकर शहरों तक वो आवंटित हो सके, शहरों तक वो पहुंच सके। तीसरा है यहाँ पर श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता। देखिए, श्रम आपूर्ति का मतलब क्या है, जो भी उद्योग स्थापित किया गया है उसमें काम करने के लिए लोग तो चाहिए, तो लोग भी मिलने चाहिए। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि वर्तमान समय में यंत्रीकरण बढ़ रहा है, मशीनें बढ़ रही हैं। मशीनों के बढ़ने की वजह से जो है लोगों की जो जरूरत है वो कम होने लगी है, लेकिन फिर भी मशीनों को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए लोग तो चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचलन यानी ऑटोमेशन और औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग ऐसे हैं जिनमें अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अयस्क को निकालना ही है, तो अयस्क को निकालने के लिए जो श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कोयला माइंस है, कोयला माइंस में कोयला निकालने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां पर आप कितना भी ऑटोमेशन लगा लें, कितना भी आप तकनीक इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर भी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के साधन का मतलब क्या है, जैसे ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा हुई, विद्युत ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये शक्ति के साधन है। तो ये भी होने चाहिए, तभी कोई उद्योग चल पाएगा। तो वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग हुआ या फिर लौह उद्योग हुआ, ये ऊर्जा के स्रोतों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि परिवहन आसान होना चाहिए, कच्चा माल आसानी से कंपनी तक पहुंच जाए, उद्योग तक पहुंच जाए, और जो बना हुआ उत्पाद है वो वहां से उठकर मार्केट तक पहुंच जाए। तो हमारे पास परिवहन सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ये चीज़ें पहले से ही बेहतर हैं, उन सरकारों ने बेहतर काम किया, परिवहन को लेकर बेहतर काम किया है, तो वहां पर आप देखेंगे उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। तो पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने की वजह से सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। इसके अलावा सूचनाओं तक यानी जो संचार सुविधाएं, कम्युनिकेशन है, वो भी बेटर होना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी, कितना डिमांड आ रही है, कितना हमें सप्लाई करनी है, पता ही नहीं चल पाएगा कि मार्केट की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, कैसा उत्पाद लोग
चाह रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ होना चाहिए। तो उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। छठवां कारक है सरकारी नीति। देखिए, किसी भी देश की सरकारी नीति उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती है, उनके विकास को प्रभावित करती है। अगर सरकारी नीति उद्योगों के फेवर में नहीं है तो उद्योग चल नहीं सकेंगे, पनप नहीं सकेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उद्योगों को पनपने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि उन्हें लैंड भी चाहिए, यानी कि अगर कोई उपक्रम स्थापित करना है उसके लिए एक लैंड भी होने चाहिए, पावर रिसोर्स भी होने चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक सिक्योरिटी का माहौल भी हो, सुरक्षा का माहौल भी हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर अराजकता फैली रहे, लोग वहाँ पर काम ही ना कर पाएं। तो इस तरह की भी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि उपक्रम वहीं स्थापित किए जाते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, बुनियादी रिसोर्सेस होते हैं, वहाँ पर एक सिक्योरिटी का माहौल होता है, तो वहीं पर कंपनियां या उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। तो सरकार क्या करती है, सरकार संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार जो है प्रादेशिक नीति अपनाती है और इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। विशिष्ट क्षेत्रों से यहाँ पर ये है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि केवल उद्योग को ही डेडिकेट होते हैं, वहाँ पर उद्योगों को लेकर सारी जो बुनियादी फैसिलिटी है उपलब्ध होती है, जिससे कि उद्योगों का तीव्र विकास हो सके। सातवां कारक है यहाँ पर समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि प्रधान उद्योग जब स्थापित होता है तो प्रधान उद्योग की स्थापना की वजह से जो आसपास के छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो भी लाभान्वित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई स्टील प्लांट स्थापित किया गया, तो स्टील प्लांट स्थापित जब हो गया है तो स्टील प्लांट को अपनी सर्विसेज देने के लिए, जैसे स्टील प्लांट पर तमाम मशीनरी भी होती है, उस मशीनरी को मेंटेन करने के लिए, समय समय पर उसको सर्विस देने के लिए आसपास छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे उपक्रम भी स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होते हैं कि प्रधान उद्योग की स्थापना से जो अन्य उद्योग हैं वो भी लाभान्वित होने लगते हैं और ये लाभ जो है समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। अब यहाँ पर स्वच्छंद उद्योग या फिर फूड लूट इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। स्वच्छंद उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कि किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि ये संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, यानी जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उन पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि कहीं भी हम लोग मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। इसमें जो है उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः ये उद्योग जो है पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं और इन पर संसाधन या फिर परिवहन जैसे जो कारक हैं इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर उद्योग, तो देखिए सॉफ्टवेयर उद्योग में किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर केवल हार्डवेयर कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि लैपटॉप है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं या फिर कंप्यूटर के अन्य पेरिफेरल्स हैं, यानी कि जो प्रिंटर है, स्कैनर वगैरह है, सर्वर वगैरह है, वो सब इसमें आ जाते हैं। इसमें देखिए उत्पादन कम होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई उत्पाद तो है नहीं, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम को तैयार होने में, बन के तैयार होने में एक लंबा समय लगता है, इसलिए यहाँ पे उत्पादन कम मात्रा में होता है। यहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पे कम मात्रा में काम करते हैं। ये देखिए, ये जो इंडस्ट्री है इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। पॉल्यूशन केवल वही जो हार्डवेयर के निर्माण में जो वही पॉल्यूशन होता है वही इसमें पॉल्यूशन होता है, वही इसमें कंसीडर किया जाता है और कोई विशेष पॉल्यूशन इसमें नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है परिवहन जैसे कारकों से फ्री है, इस पर परिवहन जैसे कारकों का असर नहीं पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की स्थापना उस स्थान पर की जा सकती है जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र अच्छी मात्रा में विकसित हो, तो वहां पर इसकी स्थापना हम लोग कर सकते हैं। आगे यहाँ पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आकार पर आधारित उद्योगों की बात की गई है। देखिए, किसी उद्योग का आकार, उसमें निवेश की गई पूंजी, उसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो आकार के आधार पर उद्योग जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में शिल्पकार जो है ये स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और अपने परंपरागत औजारों या फिर साधारण औजारों के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग लेकर अपने दैनिक जीवन की उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका अपने घर में ही उत्पादन करते हैं। ये तैयार माल को या तो स्वयं उपभोग करते हैं या फिर स्थानीय गांव के बाजारों में विक्रय कर देते हैं। देखिए, इस उद्योग में, कुटीर उद्योग में पूंजी और परिवहन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके द्वारा बनने वाला जो सामान है वो उसका व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि कम होता है। और इनके जो अधिकतर उपकरण वगैरह होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह होता है, वो भी स्थानीय लोगों के द्वारा निर्मित होता है या फिर स्थानीय लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए इस उद्योग पर पूंजी और परिवहन का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कि खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते और लघु मूर्तियाँ इत्यादि उत्पादित की जाती हैं। कुछ इसमें शिल्प की वस्तुएं जैसे कि बांस वगैरह से बने सामान हैं या स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई हुई चीज़ें वगैरह, ये भी इसमें बनाई जाती हैं। दूसरे हैं यहाँ पर छोटे पैमाने के उद्योग। देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग के उत्पादन की जो तकनीक है और जो निर्माण स्थल है ये घर से बाहर कारखाने के रूप में होते हैं।
कुटीर उद्योग में जो भी सामान तैयार किया जाता है वो घर के अंदर ही घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनका सहयोग लेकर तैयार किया जाता है। जबकि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वहां पर एक कारखाना स्थल अलग होता है, तो वहां पर लोग काम करते हैं। इसमें जो है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए, रोजगार के अवसर जो है छोटे पैमाने के उद्योगों में ज्यादा होते हैं। दुनिया के जो विकासशील देश हैं उन्होंने छोटे पैमाने के उद्योगों पर ज्यादा फोकस किया है ताकि उनके यहाँ की जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो इनमें संलग्न हो सके, उनको रोजगार मिल सके। तो भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं। तीसरे हैं यहां पर बड़े पैमाने के उद्योग। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बड़े पैमाने के उद्योग के लिए एक तो विशाल बाजार चाहिए, इसके अलावा इसके लिए विशिष्ट प्रकार का कच्चा माल चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, विकसित प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, अधिक उत्पादन और अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता भी होती है। यहां पर निर्माण के आधार पर इन्हें दो बड़े समूहों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है यहां पर परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। इसके अलावा सेकंड है यहां पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार जो है कम विकसित देशों में हुआ है। तो यहां पर इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब दूसरा है यहां पर कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग हैं इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। देखिए, कृषि आधारित उद्योग में जो भी उद्योग होते हैं वो कृषि से रिलेटेड होते हैं, कृषि से रिलेटेड जो भी उत्पाद होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र, सूती या रेशमी या जूट या फिर रबड़ उद्योग, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग हैं। यहां पर कृषि व्यापार के बारे में बात की गई है। कृषि व्यापार जो है एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, बड़े स्केल पर व्यापारिक कृषि है जो कि औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर ही की जाती है। इसका जो फंडिंग होती है, फंडिंग प्राय वो व्यापार करता है जो कि कृषि से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में जो कृषि का व्यापार किया जा रहा है, व्यापारिक कृषि जो की जा रही है वो बड़ी बड़ी फर्मों के द्वारा की जा रही है। जैसे अडानी ग्रुप कर रहा है, तो अडानी ग्रुप के पास कोई खेतीबाड़ी का तो नॉलेज नहीं है, वो केवल क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर क्या कर रहे हैं, जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड जो उत्पाद हैं उनकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका व्यापार कर रहे हैं, है ना। तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि से बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रासायनों पर निर्भर और अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि जो कृषक वगैरह होते हैं उनसे अनुबंध किए जाते हैं। अनुबंध करके जो है उन्हें पहले से पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा उन्हें जो है विभिन्न प्रकार का तकनीकी ज्ञान भी दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उनका जो उत्पादन होता है उसको ये लोग परचेज कर लेते हैं, बाद में उसको संसाधित या प्रसंस्कृत करके मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। सेकेंड है इसमें खनिज आधारित उद्योग। देखिए, खनिज आधारित उद्योग में सभी खनिज प्रकार के जो उद्योग हैं, खनिज पर डिपेंड होने वाले जो उद्योग हैं वो आ जाते हैं। तो इसमें जो है कुछ उद्योग जो हैं लौह वाले धातु खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। जबकि कुछ उद्योग जो हैं अलोह धातु खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा और जवाहरात उद्योग है। इसके अलावा अधातु खनिजों के उपयोग वाले यहाँ पे कुछ उद्योग हैं, जैसे सीमेंट है, मिट्टी के बर्तन है। ये सब उद्योग जो है अधातु खनिजों का उपयोग करते हैं। तीसरा है यहाँ पर रसायन आधारित उद्योग। देखिए, रसायन आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो रासायनिक खनिज हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग में जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम, इसका उपयोग होता है। नमक, गंधक और पोटास उद्योगों में भी जो प्राकृतिक खनिज हैं उनको ही काम में लाते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग जो है उनमें लकड़ी या कोयले से प्राप्त कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, तो उन पर ये निर्भर करते हैं। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण जो है कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक का निर्माण, ये सब रसायन उद्योग के उदाहरण हैं। चौथे नंबर पर है यहाँ पर वनों पर आधारित उद्योग। देखिए, वनों पर आधारित उद्योगों में वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी वनों से प्राप्त होती है, कागज उद्योग के लिए लकड़ी है, बांस और घास है। इसके अलावा लाख उद्योग के लिए लाख जो है वनों से प्राप्त होता है। लाख का इस्तेमाल जो है पेंट वगैरह या बार्निश वगैरह बनाने में होता है। जो आपके किवाड़ों के जो पेंट होते हैं उसको बनाने में लाख का इस्तेमाल होता है। लाख का निर्माण जो है वनों की लकड़ी पर एक कीड़े के द्वारा किया जाता है, तो वनों से हमें लाख भी प्राप्त होता है। पांचवें नंबर पर है यहाँ पर पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग जो है पशुओं पर निर्भर करते हैं, जैसे कि चमड़ा और ऊन जो है ये पशुओं से प्राप्त होने वाला कच्चा माल है। इसके अलावा हाथी दांत उद्योग के लिए जो दांत है ये भी हाथी से प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर है आपके उत्पादन या फिर उत्पाद पर आधारित उद्योग। तो इसमें एक तो आ जाते हैं आधारभूत उद्योग।
आधारभूत का मतलब है कि वो उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे इस्पात इंडस्ट्री है, तो इस्पात इंडस्ट्री के इस्पात से ही अन्य उद्योगों की मशीनरी वगैरह तैयार की जाती है। तो इस्पात उद्योग या लौह उद्योग जो है एक आधारभूत उद्योग है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, जैसे कि लौह इस्पात है, ये लौह इस्पात से हम क्या बना रहे हैं, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बना रहे हैं, और उन मशीनों से हम क्या बना रहे हैं, उपभोक्ता के उपयोग के लिए कपड़ा तैयार कर रहे हैं। तो लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर एक आधारभूत उद्योग है। सेकंड है इसमें उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो डायरेक्ट रूप में उपभोक्ताओं के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जैसे ब्रेड या बिस्किट है, चाय, साबुन, कागज, टेलीविजन, श्रृंगार का सामान, ये सभी सामान उपभोक्ता इन्हें डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये जो है उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथा वर्गीकरण है यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो हैं सरकार के अधीन होते हैं। समाजवादी देशों में अनेक उद्योग जो हैं ये सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। समाजवादी देश या समाजवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पर लोगों के कल्याण पर फोकस दिया जाता है, जैसे कि लोगों के पास समान अवसर हों, लोगों के पास संसाधनों तक पहुंच भी समान रूप से हो, और देश के विकास में उनकी सहभागिता समान रूप से रहे। तो ऐसे देशों में पब्लिक सेक्टर कंपनियों की स्थापना करवाई जाती है। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं ये होती हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार के उपक्रम पाए जाते हैं। सेकंड है यहाँ पर निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है और ये निजी संगठनों के द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं। पूंजीवादी का मतलब ऐसे देश यहाँ पर केवल और केवल धन पर फोकस दिया जाता है, जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी। तो अमेरिका में लोगों के सोशल वेलफेयर से ज्यादा वहां पे पैसे पर फोकस किया जाता है। तो वहां पर अधिकतर उद्योग कैसे हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। तीसरा है यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का जो संचालन होता है वो प्राइवेट कंपनी और सरकार दोनों मिलकर करते हैं। तो इनका संचालन जो है संयुक्त कंपनी के द्वारा या फिर किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है इनके संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, आपको कमेंट में आंसर देना है कि भारत में कुछ पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं उनके उदाहरण लिखने हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के उदाहरण लिखने हैं, और ज्वाइंट सेक्टर की कंपनियां कौन कौन सी हैं उनके उदाहरण आपको कमेंट में लिखने हैं। ये आपके लिए टास्क में दे रहा हूं, इसको कमेंट में आपको बताना है। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। देखिए, ये जो क्षेत्र हैं ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का इसमें कार्य किया जाता है। इन्हें जो है धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, इसमें भी जो धातु वगैरह पिघलाते हैं तो वहाँ पर धुआं वगैरह निकलता है। रसायन निर्माण में भी आप लोग देखेंगे जो तमाम रसायन होते हैं, कुछ रसायनों को जलाना पड़ता है, तो जलाने से जो प्रदूषक होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं, तो ऐसे उनसे धुआं निकलता रहता है। तो इसी वजह से इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। इसके पीछे एक लॉजिक और भी है। जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ था उसी समय भाप के इंजन का आविष्कार भी हुआ था। तो भाप का जब इंजन का आविष्कार हुआ है तो शक्ति के साधन के रूप में भाप के इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। भाप का इंजन चूंकि कोयले के द्वारा चलता था, कोयले को जलाने से भाप बनती थी और ऐसे करके भाप का इंजन काम करता था, तो कोयले के लगातार दहन होने की वजह से वहां पर क्या धुआं निकलता था। तो ऐसे करके वहां की चिमनियों से लगातार धुआं निकलता रहता था, तो इस वजह से उन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा गया है। अब इन जो औद्योगिक प्रदेश हैं परंपरागत वाले, इनकी कुछ खास बात बताई गई है कि इन औद्योगिक प्रदेशों में जो निर्माण उद्योग हैं उनमें रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। अब देखिए, जब रोजगार का अनुपात ऊंचा होगा तो देश के विभिन्न कोनों से लोग रोजगार के लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उनका संकेंद्रण होगा, तो ऐसे करके इनका जो गृह घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर उच्च गृह घनत्व भी पाया जाता है। चूंकि यहाँ पर लोगों का संकेंद्रण ज़्यादा है तो यहाँ पर सेवाएं जो होती हैं अपर्याप्त होती हैं। यहाँ का जो वातावरण है वो अनाकर्षक होता है और इसमें गंदगी के ढेर और प्रदूषण की समस्या होती है। इसके अलावा जो गाँव से लोग आते हैं उन्हें एकदम हाल फिलहाल में रोजगार नहीं मिल जाता है, उनको वेट करना पड़ता है, तो बेरोजगारी की समस्या भी यहाँ देखी जाती है। उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग में कम होने, यानी विश्वव्यापी जो मांग है वो कम होने से कई बार क्या होता है, जो फैक्ट्री वगैरह होती है, वो उपक्रम वगैरह होता है वो बंद हो जाता है। तो कई बार वहाँ की जो भूमि होती है वो परित्याग कर दिया जाता है, ऐसी पड़ी रहती है वो। यहाँ पर जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में बात की गई है। देखिए, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जर्मनी के पश्चिम में अवस्थित एक क्षेत्र है और लंबे समय से ये यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा और इस्पात जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। लेकिन कोयले की मांग में कमी आने की वजह से यहाँ के जो उद्योग हैं वो संकुचित होने लगे हैं। यहाँ का जो लौहयस्क है वो भी समाप्त हो गया है। तो लौहयस्क समाप्त होने पर यहाँ पर जलमार्ग से लौहयस्क का आयात किया जा रहा है। तो ऐसे करके यहाँ के उद्योग जो है अभी कार्यशील हैं। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा जो है रूहर से प्राप्त होता है।
चूंकि यहाँ का जो निक्षेप वगैरह है, कोल निक्षेप या अयस्क वगैरह है, अयस्क का जो निक्षेप है वो कम होने लगा है। तो कम होने की वजह से यहाँ पर जो औद्योगिक ढांचा उसमें भी परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कुछ सेक्टर हैं उन सेक्टरों के उत्पादन में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में यहाँ की जो संपन्नता है वो कोयला और इस्पात की बजाय यहाँ पर ओपल कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र या यूनिवर्सिटी वगैरह की स्थापना के साथ यहाँ की जो संपन्नता है वो फिर से यहाँ पे बढ़ रही है। अब यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार होता है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। इसे जो है भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है और इसके जो उत्पाद होते हैं वो भी भारी होते हैं। लोहा निकालने के लिए देखिए, लौह अयस्क के लोहा निकालने की विधि बताई गई है कि लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन कोक और चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा निकलकर जब ठंडा होता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं और इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इसको इस्पात बनाया जाता है। इस्पात मतलब स्टील बनाया जाता है। देखिए, कच्चा लोहा जो होता है वो कम मजबूत होता है, जब इसमें मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाते हैं तो ये और ज़्यादा कठोर हो जाता है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की जो अवस्थिति है ये कच्चे माल स्रोतों के समीप होती है, जबकि छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा होता है, इनकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक जरूरी होता है, क्योंकि छोटे इस्पात कारखाने स्थानीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो इसी वजह से इनकी अवस्थिति जो होती है वो बाजारों के समीप या फिर नगरों के समीप रखी जाती है, ताकि बाजारों की डिमांड को ये फुलफिल कर सकें। लौह इस्पात एक जटिल उद्योग है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। नीचे यहाँ पर यूएसए के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। तो जैसे उत्तर अपलेसन प्रदेश है जिसमें कि पिट्सबर्ग आ जाता है, महान झील क्षेत्र जिसमें शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो और ड्यूलिथ आ जाते हैं, और अटलांटिक तट पर स्पैरोज पॉइंट और मॉरिसविले आ जाते हैं। ये यूएसए के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन का करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार जो है दक्षिणी राज्य के अलबामा में भी हुआ है। पिट्सबर्ग या पीट्सबर्ग, देखिए पिट्सबर्ग क्षेत्र का जो महत्व है वो घट रहा है। इसी वजह से पिट्सबर्ग क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से भी पुकारा जाता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे पीटर्सबर्ग या फिर पिट्सबर्ग के नाम से जब भी आए तो ये यूएसए में अवस्थित है, लेकिन जब सेंट पीटर्सबर्ग लिखा हो तो सेंट पीटर्सबर्ग नगर जो है वो रसिया में पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे पीटर्सबर्ग या पिट्सबर्ग को सेंट पीटर्सबर्ग से कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है दोनों एक ही हैं। दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। पिट्सबर्ग या पीटर्सबर्ग एक ही नगर है जो कि यूएसए में है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है। तो आपको ध्यान रखना है कि पीटर्सबर्ग जो है वो यूएसए में है। तो पीटर्सबर्ग का जो महत्व है लगातार घट रहा है। यहाँ पर जो लौह उत्पादन है कम होता जा रहा है, इसी वजह से इसको जंग का कटोरा कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। वहीं यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम और शेफील्ड, जर्मनी में डुइसबर्ग, डोर्टमुंड, डुसेल्डोर्फ और एसेन, फ्रांस में ली क्रियोसोट और सेंट इटिनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग लिखा हुआ है, लिपेटस्क और तुला, यूक्रेन में क्रिबोई, रॉग और दोनोत्स्क। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी और टोक्यो, योकोहामा, चीन में संघाई, तिएनजिन और वुहान। भारत की बात की जाए तो भारत में प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम और भद्रावती, ये भारत में प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन केंद्र हैं। इसके बाद है सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़े का जो निर्माण है ये हथकरघा से, बिजली करघा से या फिर लार्ज स्केल पर कारखानों में किया जाता है। हथकरघा एक परंपरागत यंत्र है जिस पर हाथों के जरिए कपड़े को तैयार किया जाता है। हथकरघा जो है लकड़ी का बना होता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। चूंकि यहाँ का जो यंत्र है वो लकड़ी का बना होता है और परंपरागत यंत्र है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से हथकरघा क्षेत्र में पूंजी की आवश्यकता कम रहती है। बिजली करघों की बात करें तो बिजली के करघों में श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है और इसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है। लार्ज स्केल पर जो कारखाने स्थापित किए जाते हैं, तो लार्ज स्केल पर जब कपड़े का प्रोडक्शन किया जाता है कारखाना लगा के, तो वहाँ पर हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी कपास चाहिए होती है। तो कपास के अंतर्गत सबसे पहले कपास की धुलाई होती है, फिर कपास से सूत की कताई होती है, तंतु की कताई होती है और तंतु बनने के बाद उससे बुनाई होती है। तो ये प्रक्रिया इसमें चलती है। यहाँ पे बताया गया है कि विश्व के 50% से अधिक कपास का जो उत्पादन है वो भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। जबकि ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश और जापान भी जो है
ये आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में, उत्तर पश्चिमी यूरोप में या फिर जापान में जो है सूत या फिर जो कपास है, कपास की खेती नहीं होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये बाहर से सूत का आयात करते हैं और उसी से कपड़े को तैयार करते हैं। अकेला यूरोप जो है विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो सूती वस्त्र उद्योग है इसको कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। आगे यहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, यानी इस उद्योग को स्थापित करने में, इस तरह के उद्योग स्थापित करने में उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादकों और एक गहन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सहयोग लिया जाता है, तब इस तरह की इंडस्ट्री स्थापित की जाती है। यहाँ पर संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग जो है ये व्यावसायिक श्रमिकों का होता है। व्यावसायिक श्रमिकों को व्हाइट कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। ये जो श्रमिक हैं, यानी व्यावसायिक जो श्रमिक हैं, व्हाइट कॉलर वाले श्रमिक हैं, ये उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो उत्पादन श्रमिक हैं, जिनको नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है, उनकी तुलना में जो व्हाइट कॉलर श्रमिक हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव यानी कि रोबोट्स वगैरह हैं, कैड है, कंप्यूटर आधारित डिजाइन और निर्माण आ जाता है, धातु पिघलाने और शोधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण है और नए रासायनिक और औषधि उत्पाद प्रमुख स्थान इसमें रखते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में जो भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं वो योजनाएं उद्योगों को बढ़ावा करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही हैं, बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही हैं ताकि उद्योगों को गति मिले। तो इस समय जो भी प्रादेशिक और स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। व्यवसायिक पार्क की जो संकल्पना है उस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि उद्योग के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए हों वो एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएं, जिससे कि उद्योगों के सामने उनकी अवसंरचना को लेकर या फिर भविष्य में उनको परिचालन को लेकर कोई संकट ना आए। तो इसी वजह से यहाँ पर नियोजित व्यवसाय पार्क बनाए जा रहे हैं। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी उद्योग हैं जो कि किसी स्थान विशेष पर ही संकेंद्रित हैं, तो ऐसे करके वहाँ पे क्या अपने आप में इंडिजीनियस हो गए, अपने आप में उनकी इतनी आत्मनिर्भरता बन गई है कि पूरी दुनिया उन पर डिपेंड है। जैसे बात करें सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली से ही लगभग आपका पूरा दुनिया का इंटरनेट तंत्र जो है चलता है, ऑपरेट होता है। गूगल वगैरह या फिर दुनिया की जितनी टॉप लेवल IT कंपनियां हैं उनके ऑफिस वहाँ पर हैं। तो एक तरह से प्रौद्योगिकी ध्रुव वहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि सैन फ्रांसिस्को समीप सिलिकॉन घाटी और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।